सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में विषय देव मानवों के सृजन हेतु प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, माता पिता की शारीरिक और मानसिक संरचना के अनुरूप संतान का स्वास्थ्य और बुद्धि वैभव होने की बात में बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए जहां सुविकसित संतानोत्पादन का प्रश्न आता है, वहां इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि उद्गम स्रोत शुक्राणु का स्तर क्या और कैसा है। यह बात बच्चों के शरीर और मन के निर्माण निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वरन उनके व्यक्तित्व, भविष्य और चरित्र की संभावना पर भी पूरी तरह से लागू होता है। देखा गया है कि माता पिता से मिलता जुलता रंग रूप बालकों का होता है। उनका दुबला मोटा या सुडौल होना भी इस बात पर निर्भर रहता है कि माता पिता में से जो प्रजनन में अग्रिम भूमिका निभाता हो, उसका अथवा दोनों का शरीर कैसा था। एक या दोनों ही शरीर या मन की दृष्टि से लड़खड़ाने लगे तो संतान का स्तर ऊंचा होने की आशा नहीं की जा सकती। देखा गया है कि कितने ही रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। दमा, मधुमेह, गठिया जैसे रोग विरासत में मिलते और उच्चाधिकारियों को हस्तांतरित होते चले जाते हैं। उतावली, उत्तेजना, चंचलता जैसे स्वभावों, आवेशों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। हल्की फुल्की आदतें जो ठीक से अनुभव में नहीं आती, वे भी पीढ़ियों तक चली जाती हैं। जन्मजात का ऊंच नीच या छूत छात से भी संबंध नहीं, पर उसके पीछे वंशानुक्रम की विशेषताओं के हस्तांतरण की बात में बहुत कुछ सच्चाई है। इसे हम जब अपने इर्द गिर्द नजर डालकर भी देख सकते हैं। एक ही क्षेत्र में, एक ही जलवायु में जन्मने और पलने वाले लोगों के रंग रूप एवं गुण स्वभाव में काफी अंतर पाया जाता है। उसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त वंशानुक्रम की भूमिका सर्व प्रमुख होती है। उसी क्षेत्र के आदिवासी, हरिजन, राजपूत, व्यवसायी आदि को उनकी आकृति भर देखने में बहुत कुछ पहचाना जा सकता है। आदतों की बात जहां आती है, वहां तो यह तथ्य और भी अधिक उजागर होने लगता है। साथियों, कुछ अपराधी प्रकृति की जनजातियां सुधार प्रक्रिया के दबाव में ही अपने को बहुत धीमे से सुधार पा रही हैं। इस कठिनाई में जहां उनके पारिवारिक वातावरण को कारण कहा जाता है, वहां वंशानुक्रम का दबाव भी कम नहीं होता। यहां सुधार परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और न इनकार किया जा रहा है, और न जो है उसे पत्थर की लकीर सिद्ध किया जा रहा है। बात इतनी भर है कि वंशानुक्रम के दबाव का महत्व समझा जाए और उसके कारण पीढ़ियों के स्वरूप निर्धारण की भूमिका को नजरअंदाज न किया जाए। विवाह एक बात है,
विवाह एक बात है और संतान का स्तर बनाना दूसरी। यूं प्रत्यक्षतः दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गया है तो भी तथ्य एक दूसरे से भिन्न है। विवाह तो गृह व्यवस्था, शरीर सुविधा, विनोद, सहयोग तक सीमित रहने वाला प्रसंग है। नर नारी अपनी सुविधा एवं रुचि के आधार पर प्रायः इसी निमित्त विवाह करते हैं। प्रचलन यह भी है कि जब विवाह हो जाता है तो उन्हीं का पारस्परिक सानिध्य संतानोत्पादन भी करने लगता है। यौन कर्म के कारण गर्भधारण प्राणी जगत का एक प्रवाह प्रचलन है। वह चलता है और चलता रहेगा, पर यदि संतान का स्तर भी विचारणीय हो तो इस प्रश्न पर नए सिरे से विचार करना होगा और देखना होगा कि उसके निमित्त कारण जीन्स का स्तर उत्पादनकर्ता विकसित कर पाए कि नहीं। वंश परंपरा के साथ चलने वाली आंतरिक उत्कृष्टता का संपादन हो सका या नहीं। इस संदर्भ में स्वास्थ्य और बुद्धि कौशल ही पर्याप्त नहीं। ये दोनों ही उथली वस्तुएं हैं जो संतान के रंग, रूप, स्वभाव आदि तक सीमित होकर रह जाती हैं। वरिष्ठ, प्रतिभावान, व्यक्तित्व संपन्न एवं मनस्वी पीढ़ियां चाहिए तो जन्मदाताओं को न केवल अपना बहिरंग परिपुष्ट करना पड़ता है वरन अंतरंग को भी इतना समुन्नत बनाना होता है ताकि उस सूक्ष्म स्तर के आधार पर उत्पादन में बीज रूप में महानता विद्यमान रहे और वंशानुक्रम में सम्मिलित होकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। मित्रों, दाम्पत्य जीवन और वंशानुक्रम का तालमेल ठीक बैठे तब तो हर दृष्टि से सौभाग्य की बात है और संतानोत्पादन को सार्थक, उत्साहवर्धक एवं श्रेयस्कर कहा जा सकता है। यदि वैसा न हो तो गृहस्थ जीवन का काम चलाऊ ढर्रा घूमते रहने पर भी किसी उत्साहवर्धक प्रजनन की आशा नहीं की जा सकती। शारीरिक या मानसिक रुग्णता यदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बनी रहे तो फिर उन विकृतियों को भावी पीढ़ी में हस्तांतरित होने से रोका नहीं जा सकेगा। रुग्ण होने वाली पत्नी निरोग बच्चे कैसे उत्पन्न करेगी? विक्षिप्त मन स्थित का पति बुद्धिमान बच्चों का पिता नहीं कहला सकेगा। अयोग्यता की स्थिति से अच्छा यही है कि दाम्पत्य जीवन को गृह व्यवस्था तक ही सीमित रखा जाए और सहयोग पूर्वक परिवार चलाया जाए। खेलने को खिलौने चाहिए तो अन्य प्राणियों की तरह प्रकृति प्रेरणा से प्रेरित होकर जैसी भी कुछ भली बुरी उपलब्धि हाथ लगे उसे कर्म फल या भाग्य विधान कहकर संतोष करना चाहिए। उच्च स्तरीय संतानोत्पादन का प्रश्न हो, यदि उच्च स्तरीय संतानोत्पादन का प्रश्न हो तो फिर जन्मदाताओं को अपने आप की अनेक दृष्टियों से विशिष्ट बनाना होगा और बात इतनी आगे तक ले जानी होगी जिसमें प्रजनन के उत्तरदायी घटक शुक्राणु, डिंबकोश, जीन्स में सुसंस्कारता का वंशानुक्रम के रूप में परिणत हो सकने वाला वर्चस्व उदय हो सके। यह कम कठिन नहीं है, साधन साध्य है।
सुप्रजनन का श्रेय प्राप्त करने के लिए इससे कम मूल्य चुकाने की बात बनती नहीं। मित्रों, कई बार पति पत्नी दोनों ही सुप्रजनन से अभीष्ट उत्कृष्टता संपादित कर चुके होते हैं। ऐसी दशा में वातावरण या सुविधा साधनों के अभाव में भी बालकों का स्तर ऊंचा होता है। लव कुश, अभिमन्यु जैसे अनेक उदाहरण इस संदर्भ में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राम और सीता दोनों की ही अंतरंग उत्कृष्टता ऐसी थी जिसमें उनकी संतानें साधन सुविधा के अभाव में भी अपने बलबूते पर विकसित हो सकी। अपने बलबूते पर विकसित हो सकी। वनवास में साधनों का अभाव रहना स्पष्ट है। तपस्वी वाल्मीकि का संरक्षण भर था मात्र। जिस साधन सानिध्य को वातावरण कहा जाता है वह तो अकेली सीता का ही था। ऐसी दशा में सुविधा साधन और वातावरण के कारण संतान का स्तर उठाने वाली मान्यता कट जाती है और सिद्ध होता है कि वंशानुक्रम के मध्य काम करने वाली उत्कृष्टता ही सुप्रजनन की प्रधान भूमिका निभाती है। अर्जुन सुभद्रा के सानिध्य में जन्मे अभिमन्यु का व्यक्तित्व सर्वविदित है। 16 वर्ष की आयु में ही वह समर्थ सेनापति की भूमिका निभाने चक्रव्यूह में घुस पड़ा। ऐसी प्रतिभा के विकास में अभिभावकों का स्तर ही अपनी विशिष्टता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। सुविधा साधन, शिक्षण, वातावरण यूं उसे मिला होगा, पर वैसा तो अन्यान्यों को भी मिलता है। फिर वे लोग उस स्थिति में क्यों नहीं पहुंचे, उस स्तर के क्यों नहीं बने? साथियों, प्रश्न है, कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि एक पक्ष अत्यधिक प्रखर हो तो दूसरे के घटियापन से भी काम चल जाता है। अवरोध उत्पन्न करने वाली रुग्णता, विक्षिप्तता न हो तो भी विशिष्ट पक्ष अपनी वरिष्ठता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। मकरध्वज और घटोत्कच के उदाहरण ऐसे ही हैं। लंका दहन के उपरांत हनुमान जब स्नान के लिए समुद्र में कूदे तो उनके कुछ घटक पानी में बह गए। कहते हैं कि उन्हें एक मछली निगल गई और उससे पिता के समान पराक्रमी मकरध्वज उत्पन्न हुआ। यहाँ मछली से अभिप्राय किसी पिछड़े स्तर की नारी से भी हो सकता है। भीम जब अज्ञातवास में थे तो किसी वनवासी पिछड़े परिवार के साथ उनकी घनिष्ठता जुड़ गई। फलतः हिडिंबा नामक किसी पिछड़े स्तर की महिला से भीम के सदृश बलशाली घटोत्कच का जन्म हुआ। सर्वविदित है कि महाभारत में उसने अनगढ़ होते हुए भी भीम के सदृश ही पराक्रम दिखाया था। रावण पुत्र मेघनाथ की विशेषता उसके पिता के द्वारा प्रदत्त थी। मंदोदरी का वर्चस्व रहा होता तो वे बालक दैत्य न होकर सौम्य सज्जन स्तर के रहे होते। नर की भांति नारी की वरिष्ठता भी अपना एकाकी चमत्कार दिखा सकती है। अनिवार्य नहीं है कि पति का स्तर भी उतना ही ऊंचा हो। मदालसा और भीष्म की माता गंगा का उदाहरण ऐसा ही है। उन महान महिलाओं के पतियों का स्तर वैसा नहीं होता तो भी
तो भी वे अपनी एक पक्षीय प्रखरता का परिचय देते हुए ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवोपम अष्टवसुओं को जन्म देने में समर्थ हुई। शिवाजी को सुसंस्कारी बनाने वाली जीजाबाई, विनोबा, शिशोबा और बालकोबा को सृजन करने वाली उनकी माता का नाम भी ऐसे ही उदाहरण में सम्मिलित होता है। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पृष्ठ 54 से पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति। जानकारी होना आवश्यक है। जानकारी न हो तो हम सब चीज़ें ईश्वर और भाग्य पर छोड़ देते हैं, जबकि ये तो निर्माण की प्रक्रिया है, यह तो विज्ञान है। अच्छे बच्चों का निर्माण हो सकता है। आज शिवाजी और विवेकानंद जैसी इत्यादि महापुरुषों जैसी संतानें भी गढ़ी जा सकती हैं, और आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। ओम शांति।